हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला सवाल। भारत के पहले मैन्ड ओशियन मिशन यानी मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? द आंसर इज डी, समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान नाम से आप समझ सकते हैं ये एक शिप टाइप का होगा जो कि समुद्र में जाकर रिसर्च करेगा। देखते हैं इसकी डिटेल्स। समुद्रयान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई से। समुद्रयान नाम जैसा ही आपने चंद्रयान और गगनयान प्रोजेक्ट भी सुना होगा। ये सब इंडिया के डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से इंडिया में प्रिपेयर किए गए हैं। चंद्रयान जो मिशन था दैट वाज मिशन टू मून। उसी प्रकार गगनयान मिशन में अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक पहुंचने का मिशन है। उसी प्रकार समुद्रयान जो मिशन है इसका पर्पज़ है समुद्र तल तक पहुंचना और वहां मिलने वाले रिसोर्सेज लिविंग एंड नॉन लिविंग जैसे कि वाटर, मिनरल्स, एनर्जी, उन सब पे रिसर्च करना। एक सबमर्सिबल व्हीकल होगा जिसमें 3 लोग होंगे। यह समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक जाएगा। सबमरीन सिर्फ 200 मीटर तक जा सकते हैं। समुद्रयान बहुत गहरे पानी में जाने वाला है और ये वहाँ पे 72 आवर्स का टाइम स्पेंड करेंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ इंडिया ने उन एलीट क्लब ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लिया है जिनके पास अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, जैसे कि यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना। अगला सवाल, आईआरसीटीसी ने रेलवे में होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? द आंसर इज डी, ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर के बारे में आप जानते होंगे। ये एक कॉलर आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपके फ़ोन में कभी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो ट्रू कॉलर से पता चल जाता है कि फ़ोन कहाँ से आ रहा है या किसका आ रहा है। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज़ की ई टिकटिंग एंड केटरिंग आर्म है जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीमती रजनी हसीजा। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ हैं अश्विनी वैष्णव। रेलवेज़ के हेडक्वार्टर्स हैं नई दिल्ली में। वहीं ट्रू कॉलर के सीईओ एंड को फाउंडर है अलान मेहमेदी। अब जानते हैं इस पार्टनरशिप का क्या पर्पज़ है। इसका फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक वेरीफाइड कम्युनिकेशन होना। इस पार्टनरशिप के बाद अब जो भी पैसेंजर्स के पास बुकिंग डिटेल्स या पीएनआर स्टेटस आएंगे वो सिर्फ आईआरसीटीसी द्वारा ही आ सकेंगे। साथ ही नेशनल रेलवेज़ हेल्पलाइन नंबर 139 पर जो भी कॉल आएंगे या जाएंगे वो सभी ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। इस प्रकार ये पार्टनरशिप रेलवेज़ में होने वाले फ्रॉड को कम करेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किसे नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एनक्लैट का चेयरपर्सन बनाया गया है? द आंसर इज सी, अशोक भूषण। अशोक भूषण सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। वो रिप्लेस करेंगे जस्टिस एम वेणुगोपाल को। एनक्लैट जैसी ही एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और उसके नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट रामालिंगम सुधाकर। अब हम समझते हैं हाउ ट्रिब्यूनल इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट्स। इंडिया में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स भी हैं और ट्रिब्यूनल्स भी हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, कोर्ट्स के पास आप कोई भी तरह का मैटर ले जा सकते हो, सिविल, बिजनेस, फैमिली, क्रिमिनल, कोई भी मैटर। बट ट्रिब्यूनल के पास आप वही मैटर ले जा सकते हो जो उसके डिपार्टमेंट में आता है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में
वाटर डिस्प्यूट्स के लिए आपने हमेशा सुना होगा इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल। तो ये ट्रिब्यूनल सिर्फ वाटर मैटर को रिजॉल्व करेंगे। उसी प्रकार एनक्लेट जो है वो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की अपील सुनता है। देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स है आप एनक्लेट के पास जा सकते हैं। दूसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई द्वारा जारी की गई कोई भी डायरेक्शन डिसीजन के अगेंस्ट यू कैन गो टू एनक्लेट। एंड लास्ट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इन चारों ऑफिसेस की कोई भी डायरेक्शन, ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन है या अपील है तो आप एनक्लेट के पास जा सकते हैं। एनक्लेट विल लुक इनटू द मैटर। और जब कोई भी मैटर किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा सॉल्व नहीं होता है यू कैन ऑलवेज गो टू सुप्रीम कोर्ट। एनक्लेट की स्थापना हुई थी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, बट ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1 जून 2016 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? द आंसर इज बी, जम्मू एंड कश्मीर। एप्पल फेस्टिवल एक 2 दिन का फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर। इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली किया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्चुअली किया था। इस फेस्टिवल की मेन हाइलाइट्स थी बायर सेलर की डायरेक्ट मीटिंग, एग्जीबिशन ऑफ लोकल वैरायटीज़ ऑफ एप्पल, एग्जीबिशन ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटेशन मीन्स ऐसे प्लांट्स जो कम जगह में ज़्यादा उगते हैं, लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर मशीनरी, एग्जीबिशन ऑफ लेटेस्ट वैरायटी ऑफ फ्रूट प्लांट्स, अनवेलिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर बुकलेट्स जिसमें सीड्स, फर्टिलाइज़र, प्लांटिंग, फ्रूटिंग की सब डिटेल्स होती है। ये सब इस फेस्टिवल के मेन हाइलाइट्स थी। बट इसका जो एक्चुअल पर्पस था वो पर्पस था फार्मिंग कम्युनिटी, बायर, सेलर, फार्मर, साइंटिस्ट, इन सब के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित होना ताकि वो प्राइसिंग मैकेनिज़्म एज वेल एज ग्रोइंग मैकेनिज़्म को डिटेल से समझ सकें। और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा सरकार पहुंचाना चाहती है फार्मर्स की इनकम रेज करने में। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के 90% एप्पल ग्रो करता है और वहाँ की 30% पॉपुलेशन एप्पल ग्रोइंग पे ही डिपेंड करती है। उसके बावजूद 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में पहली बार ऐसा फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है? द आंसर इज ए, 1 नवंबर। वीगन वेजिटेरियन से अलग होता है, हालांकि इनका हिंदी शब्द सेम है, दैट इज शाकाहारी। सबसे पहले हम वीगन का मतलब समझते हैं। वीगन डाइट में सिर्फ प्लांट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। वीगन डाइट में किसी भी प्रकार के एनिमल और एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब वेजिटेरियन का मतलब समझते हैं। वेजिटेरियन लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे बट वो एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बट वीगन वो ना ही कोई एनिमल का डाइट कंजम्पशन करते हैं लाइक मीट एंड फिश, और ना ही किसी एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर, हनी, एग्स। बेसिकली ये लोग एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। इनका मानना है एनिमल का जो प्रोडक्ट है वो उनके बच्चों के लिए होता है। ये लोग एनिमल स्किन से बने हुए कोई भी लेदर बैग, बेल्ट इसको भी नहीं खरीदते हैं। कभी कभी टॉफ़ीज़ में या कैंडीज़ में एनिमल फैट का यूज़ होता है, ये उसको भी नहीं कंज्यूम करते हैं। ये लोग एनिमल का यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग इन लैबोरेटरीज, इन सभी के खिलाफ है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वीगन। जैसे हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं, उसी प्रकार वीगन डाइट के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। वीगन डाइट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है। इससे आपका कभी भी वेट गेन नहीं होगा, आपका ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है जिसमें ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है।
आपके हार्मोन्स में डिसरप्शन हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, बिकॉज फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है। इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है वीगनिज्म के फ़ायदे जानने के लिए। वीगनिज्म का क्या फ़ायदा है फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। इस दिवस की शुरुआत 1994 में लुइस वॉलिस ने की थी, हु वॉज द चेयर ऑफ वीगन सोसाइटी इन यूनाइटेड किंगडम। आज से 50 साल पहले इस टर्म को कॉइन किया गया था, वीगन एंड वीगनिज्म। अगला सवाल, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव इनमें से किस शहर में आयोजित किया गया है? द आंसर इज बी, रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। इस फेस्टिवल की डेट्स थी 28 to 30 अक्टूबर। यह सेकंड फेस्टिवल है, इससे पहले भी एक हो चुका है। इस फेस्टिवल का मेन पर्पस है छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस इवेंट में इंडिया की 27 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज से ट्राइबल डांसर्स आए थे और उन्हें परफॉर्म किया था। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बना है? द आंसर इज सी, वैक्स। ऑक्सफोर्ड हर साल अपना वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज करता है। इस साल का वर्ड है वैक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वैक्स शब्द लैटिन शब्द वाका से डिराइव किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काव। वैक्स को वैक्सीन के शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। वैक्सीन इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन जिसे आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है किसी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। कोविड-19 पैंडमिक के समय वैक्सीन रिलेटेड वर्ड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ टर्म्स लाइक डबल वैक्स्ड, जिनको दो वैक्सीन लग गए हैं, अनवैक्स्ड, जिनकी वैक्सीन नहीं हुई है, एंड एंटी वैक्सर, इन सब टर्म्स का यूज़ हुआ है। इसीलिए वैक्स को ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला सवाल, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की टीम को पहला वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप का अवार्ड मिला है? द आंसर इज ए, जम्मू एंड कश्मीर। यह इवेंट वसाए, फ्रांस में हुआ था। इसे ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ ने। जूडो एक प्रकार का जापानीज मार्शल आर्ट है, जिसे आजकल एक स्पोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसे क्रिएट किया था 1882 में जिगोरो कानो ने। इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं रक्षंदा महक। इन्होंने साउथ कोरियन टीम को सेमीफाइनल में हराया है। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, मतलब पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज ए, 2 नवंबर। आइए जानते हैं ये दिवस है क्या। बेसिकली जर्नलिज्म का जो जॉब है बहुत ही रिस्की जॉब है। आप किसी के भी अगेंस्ट न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक खतरा बना रहता है। आपकी लाइफ खतरे में रहती है, आपको किडनैपिंग का डर है, फैमिली को लिए टेंशन रहता है। बहुत बार अगर पत्रकार इन चीज़ों से डर जाता है तो वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खो देता है और हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ नहीं दे सकता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को रिकॉग्नाइज़ किया है। पत्रकारों के खिलाफ हो रहे किसी भी अपराध के लिए अपराधी को कोई भी तरह की दंड मुक्ति या माफ़ी नहीं मिलेगी। दैट इज़ द एम ऑफ दिस डे। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2006 से 20 के बीच में कुछ 1200 जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है और 10 में से 9 केसेस में अपराधी को कोई भी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती है। लोगों तक सही खबर पहुँचे, क्रिमिनल्स एक्सपोज हों, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग जर्नलिस्ट को परेशान कर रहे हैं, उन्हें थ्रेट दे रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें सज़ा ज़रूर मिले। इस दिन की हिस्ट्री ये है, 2 नवंबर 2013 में 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट को किडनैप करके मार दिया गया था। इसके पीछे मेलियन जिहादिस्ट का हाथ था, जिन्हें बाद में फ्रेंच सोल्जर्स ने मार दिया था। अगला सवाल, इनमें से किसे फिक्की का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए, अरुण चावला।
फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अरुण चावला फिक्की के करंट डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं और अब से डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे। जानते हैं फिक्की की डिटेल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको कोई भी इवेंट, कोई भी न्यूज़ की डिटेल्स इसलिए बताती हूँ, इसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं। पहला, किसी भी इवेंट की हिस्ट्री या स्टोरी जानने से आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। और दूसरा रीज़न ये है कि हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इवेंट के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लाइक अरुण चावला फ़िलहाल डायरेक्टर जनरल बन रहे हैं, इससे पहले वो क्या करते थे, या फिक्की अगर न्यूज़ में आए हैं तो फिक्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा होता है। इसलिए किसी भी इवेंट की बैकग्राउंड स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो बात करते हैं फिक्की की। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी और इसकी स्थापना की थी बिजनेसमैन जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने। फिक्की इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टॉप मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडस्ट्री के सभी सेक्टर्स के लोग, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से हों या एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज से हों, ये सभी मेंबर्स आपस में बैठ के डिस्कस और डिसाइड करते हैं आने वाली बिजनेस पॉलिसीज़ के लिए, किस तरह से बिज़नेस का प्रमोशन किया जाए, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में किस प्रकार इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे बिज़नेस की नेटवर्किंग करके उसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया जाए। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ फिक्की। फिक्की के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, इंडियन नेवी ने किस बैंक के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू ऑफर पावर सैल्यूट? द आंसर इज सी, एक्सिस बैंक। समझते हैं पावर सैल्यूट के बारे में। पावर सैल्यूट बेसिकली एक डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज है जिसके अंडर बैंक इंडियन नेवी वेटरन्स एंड कैडेट्स को कुछ बेनिफिट्स देंगे, जैसे कि एक्सीडेंटल कवर, चिल्ड्रन एजुकेशन, डिसेबिलिटी कवर, एयर एक्सीडेंटल कवर, ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ी, EMI वेवर्स एट्सेट्रा। नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किस बैंक को अपना एजेंसी बैंक नियुक्त किया है रिसेंटली? द आंसर इज ए, बंधन बैंक। देख सकते हैं आप बंधन बैंक का लोगो और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। स्टूडेंट्स, ये इमेजेस भी बहुत हेल्प करती है आपको क्वेश्चन और उसके आंसर याद रखने में, तो इन पे भी गौर ज़रूर कीजिएगा। एजेंसी बैंक बनने के साथ बंधन बैंक अब किसी भी प्रकार के GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स एंड स्टेट टैक्सेस का कलेक्शन और किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है। बंधन बैंक के CEO हैं चंद्रशेखर घोष। इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और RBI के हेडक्वार्टर्स हैं, आप सभी जानते होंगे, मुंबई में। अगला सवाल, किस भारतीय सशस्त्र बल ने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट किया है? द आंसर इज सी, इंडियन एयरफोर्स। इस एक्सरसाइज का वेन्यू था इजराइल का ओडा एयरबेस। ये इवेंट हुआ है 17 to 28 अक्टूबर 2021। इसमें 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिनके नाम हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस एंड इजराइल। इंडिया के 84 एयरफोर्स पर्सनल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विथ इंडियन एयरक्राफ्ट मिराज 2000। ये एक्सरसाइज एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मुकाबला। इस एक्सरसाइज का पर्पज़ है इन 8 कंट्रीज़ के एयरफोर्स पर्सनल आपस में मिलें, डिस्कस करें, अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें ताकि आने वाले ऑपरेशंस में वो इन सब का यूटिलाइज़ कर सकें।
इस एक्सरसाइज की थीम है इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज। अगला सवाल है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DAY NRLM प्रोग्राम की सहायता के लिए किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? द आंसर इज D, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो अपना बिजनेस इंटरनेट द्वारा करती है। DAY NRLM का फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम। इस पार्टनरशिप का पर्पस है लोकल बिजनेस और सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करना, उन्हें बढ़ावा देना, स्पेशली वो बिजनेस जो वुमेन रन करती हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, स्टिचिंग, वीविंग, डेयरी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। गवर्नमेंट इस लोकल बिजनेस को एक ई-कॉमर्स फोल्ड देना चाहती है क्योंकि आजकल सभी लोग इंटरनेट द्वारा बिजनेस करते हैं, परचेजिंग एंड सेलिंग। इसलिए लोकल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए उसे अपग्रेड करके इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। यह पार्टनरशिप प्रधानमंत्री के विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत को भी फुलफिल करेगा, जिसका पर्पस है इंडिया में हर चीज़ होममेड हो, सेल्फ मेड हो। अब इस होममेड और सेल्फ मेड प्रोडक्ट को हर घर पहुंचाना है तो इंटरनेट को तो यूज़ करना ही पड़ेगा, इसलिए फ्लिपकार्ट के साथ ये MOU साइन किया गया है। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में। अगला सवाल, इंडिया ने इनमें से किस देश के सशस्त्र बल के साथ डेजर्ट वॉरियर रेगिस्तान योद्धा अभ्यास में भाग लिया है? द आंसर इज B, इजिप्ट। इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है। यह एक्सरसाइज एल बेरीगाट एयरबेस में हुई थी जो कि इजिप्ट में है ऑन 31 अक्टूबर 2021। इससे पहले भी हमने एक और क्वेश्चन देखा था इसी प्रकार की एक्सरसाइज पे। इन एक्सरसाइजेज का पर्पस रहता है कि जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे एयर फोर्सेस थी, ये पार्टिसिपेट करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और इस नॉलेज को आने वाले ऑपरेशंस में यूटिलाइज करें। इंडियन एयर स्टाफ के चीफ हैं चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनमें से किस बैंक के साथ एक टाई अप साइन किया है टू प्रमोट स्टार्टअप्स एंड SMEs, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस? द आंसर इज A, HDFC Bank. See the logo and tagline, we understand your world. स्टार्टअप्स एंड SMEs में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ये यूथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। HDFC बैंक इन्हीं हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स एंड SMEs को आइडेंटिफाई करेगा, उनकी हेल्प करेगा कुछ इंटरमीडियरीज से मिलवाने में, लाइक मर्चेंट बैंकर्स, CAs, लॉयर्स एट्सेट्रा। इसका पर्पस है इन कंपनीज़ को बड़ा करके इन्हें BSE दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना। इस पैक्ट के थ्रू HDFC बैंक और BSE मिल करके इन स्टार्टअप्स के बैंकिंग एंड लैंडिंग सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करेंगे अलॉन्ग विद देयर लिस्टिंग प्रोसेस। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO हैं श्री आशीष कुमार चौहान। HDFC बैंक और BSE दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। अगला सवाल है, इनमें से किसने बुकर प्राइज 2021 जीता है? द आंसर इज A, डैमन गैलगट। ये उनकी बुक है द प्रॉमिस, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज़ मिला है। डैमन गैलगट एक साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट हैं। यह नावल साउथ अफ्रीका जैसी रेसिस्ट कंट्री में रह रही एक वाइट फैमिली के स्ट्रगल्स के बारे में है। जानते हैं बुकर प्राइज़ के बारे में। बुकर प्राइज़ का पुराना नाम है बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन एंड द मैन बुकर प्राइज़, बट अब इसको सिर्फ बुकर प्राइज़ बोलते हैं। ये एक लिटरेरी प्राइज़ है जो कि हर साल इंग्लिश में लिखी हुई बेस्ट नॉवल के लिए मिलता है, जो कि
यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में पब्लिश होती है। अगला सवाल है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? द आंसर इज सी 5 नवंबर। सुनामी शब्द जापानीज वर्ड्स सू और नामी से बना है। सू का मतलब है हार्बर एंड नामी का मतलब है वेव। सुनामी बेसिकली एक वाटर रिलेटेड डिज़ास्टर है जिसमें समुद्र से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं जो कि अंडर वाटर डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ये अर्थक्वेक से एसोसिएटेड होती हैं। इस वजह से ये वेव्स बहुत ज़्यादा लैंड एरिया को अफेक्ट करती हैं और नुकसान पहुंचाती है। ये दिवस मनाया जाता है लोगों को सुनामी से होने वाले खतरों को लेकर के अवेयर करने के लिए। इस साल की थीम है सेंडई 7 कैंपेन। अगला सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी की विशेषता वाला पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? द आंसर इज बी यूके। आप इस फोटो में देख सकते हैं ब्रिटेन्स चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऋषि सुनक के हाथ में एक सिक्का है जिस पे लोटस का फ्लावर बना है और महात्मा गांधी का एक फेमस कोट लिखा है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते हैं। बिकॉज ब्रिटेन ने इंडिया पे रूल किया है तो ब्रिटेन ही ये सिक्का लॉन्च कर सकता है। यह 5 पाउंड का कॉइन है। इसे 4 नवंबर को रिलीज़ किया गया है। यह ब्रिटेन के रॉयल मिंट की वाइडर दिवाली कलेक्शन का पार्ट है। ये गोल्ड और सिल्वर दोनों में अवेलेबल है। ये पहली बार है जब गांधी जी की याद में ऐसा ऑफिशियल यूके कॉइन रिलीज़ किया गया है। अगला सवाल है, इनमें से किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत की है? द आंसर इज सी नरेंद्र मोदी जी। इंडिया के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत की एट COP26 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट मीट इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगर हम इस इनिशिएटिव के नेम को डिकोड करें तो हम इसका पर्पस समझ सकते हैं। सन is related to solar energy, grid is related to electricity। तो इस इनिशिएटिव का पर्पस है सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए एक वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्रिपेयर करना। सोलर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन एग्जॉस्टिबल एनर्जी है, नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी है। तो बेसिकली इस इनिशिएटिव द्वारा एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्रिपेयर किया जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड में सोलर पावर सप्लाई करेगा एवरीवेयर एवरी टाइम। ये 2 वर्ड्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज सोलर एनर्जी के साथ चैलेंज ये है कि वो सिर्फ दिन में अवेलेबल होती है और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। लाइक कभी क्लाउड्स हो गए तो सन नहीं निकलेगा तो सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। बट सन नेवर सेट्स यानी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अर्थ की रोटेशन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे राइज होता चला जाता है। तो उन्हीं सब जगहों को कनेक्ट करके सोलर एनर्जी को फुल्ली यूटिलाइज करना है। साथ ही इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएगी जो वर्ल्ड के हर रीजन का सोलर एनर्जी पोटेंशियल मेजर करेंगे। ये एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल असिस्टेंस के साथ प्रिपेयर होगी। साथ ही यह प्लान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी फ़ायदा ले सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज़ आती है उन्हें सनशाइन कंट्रीज़ कहते हैं बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम तक सनराइज़ देखते हैं। वहाँ पे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इनमें से 124 कंट्रीज़ ने मिल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। ये भी मोदी जी और इंडिया का ही इनिशिएटिव है। अगला सवाल, इनमें से किस देश ने दुनिया का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट यानी पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? द आंसर इज डी, चाइना। इस सैटेलाइट का नाम है ग्वांगमू अर्थ साइंस सैटेलाइट और इसे लॉन्च किया गया है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से वाया
लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट। ग्वांगमू को 11 मई को लॉन्च किया गया, विच इज़ द 50th एनिवर्सरी ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ लॉफुल राइट्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना in United Nations. Gwangmu is dedicated to serve United Nations 2030 Sustainable Development Agenda. यह सैटेलाइट ह्यूमन पॉपुलेशन के आसपास हो रहे एनर्जी कंजम्पशन, हैबिटेट पैटर्न और कोस्टल एरियाज के डेटा प्रिपेयर करेगी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन अपनी नीड्स को इस प्रकार मीट करे ताकि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। बेसिकली ये एनर्जी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पोल्यूशन से रिलेटेड है। प्रेजेंट पॉपुलेशन को कम से कम पोल्यूशन करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन एक अच्छे वातावरण में सांस ले सके। प्रेजेंट पॉपुलेशन को कम से कम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ताकि आने वाली पॉपुलेशन भी उन्हें इस्तेमाल कर सके। बेसिकली प्रेजेंट पॉपुलेशन को नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। देखते हैं आज का आखिरी सवाल। इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल वन हेल्थ डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 3 नवंबर। फोटो में आप देख सकते हैं कैसे नेचर, एनिमल और ह्यूमंस क्लोजली रिलेटेड हैं। इस क्लोज ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट इंटरफेस की वजह से इन तीनों को एक दूसरे से कुछ हेल्थ थ्रेट्स भी हैं। उसी की तरफ वर्ल्ड लेवल का ध्यान और अटेंशन ले जाने के लिए वन हेल्थ डे को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कोलैबोरेटिव, मल्टी सेक्टोरल और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि लोकल, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे काम करेगा और प्लांट, एनिमल, पीपल और उनके शेयर्ड एनवायरनमेंट के इंटरकनेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हुए ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम अचीव करेगा। इस साल की थीम है इंडस्ट्री एंड वन हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।